अगर हम ये देखें कि जो पाइथन में एरे होती है वो इसमें से किन किन चीज़ों को फॉलो कर रही होती है। सबसे पहले पाइथन में जो एरे होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं लिस्ट का, लिस्ट बुला रहे होते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो दो जो इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो नहीं हो रही थी। लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी लिस्ट में फॉलो नहीं हो रही होती। और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है साइज वाली, ये भी फॉलो नहीं हो रही थी, मतलब साइज फिक्स्ड नहीं होता लिस्ट का। अच्छा, तो कोई ऐसा और कोई मेथड है पाइथन के अंदर जिसमें ये दोनों चीजें हों, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट हो सारे, और दूसरी बात यह है कि साइज भी फिक्स्ड हो। तो उसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास। सर ये मतलब सेम टाइप, ये जो आप बता रहे हैं, इसका जी, क्या है? ये जो आपने बताया कि सेम टाइप होगी, ये एरे का कोर फीचर है? मतलब हम प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज को हटा दें या क्या है? जो एरे की डेफिनेशन आती है ना, वो सही है। इसी के अकॉर्डिंग आती है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होना जरूरी है और साइज भी फिक्स होना चाहिए। मतलब आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ना, ये सही है। इसमें एरे के फीचर नहीं है। जो कोर फीचर है ना वो लिस्ट के, वो एरे के वो लिस्ट में नहीं होते हैं। ये हाँ, देखिए। जेएस में भी, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा ही है कि सेम टाइप मतलब फॉलो नहीं होती। आप कोई भी डाल सकते हो स्ट्रिंग जी या फारूक भाई। इंटीजर जो भी। फारूक भाई, हम क्वेश्चन ना क्यूरीज लास्ट में ले रहे हो क्योंकि इस तरह फिर वो डिस्टर्बेंस होगी और सही तरह से चल नहीं सकेगा, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप एंड पे थोड़ा चलो क्यूरीज कर ठीक लीजिए। ठीक है सर। ओके। जी सर। हम आगे ये देख रहे थे कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इसके साइज और इसके टाइप को फिक्स्ड कर सके। तो एक मॉड्यूल है एरे नाम से पाइथन के अंदर, जो इंपोर्ट करना पड़ता है, जो इंपोर्ट करते हैं हम एरे नाम से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फीचर मिलता है कि हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ये फीचर इसमें मिलता है हमें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, इसका साइज फिर फिक्स्ड नहीं होता। ये फीचर मिसिंग है। और इस तरह से एक और मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल कह रहे हैं, पैकेज कह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो होता है नम पाई की एरे। इसके अंदर जो एरे होती है उसमें ये दोनों फीचर मिलते हैं। उसमें सेम टाइप के एलिमेंट भी होते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट यूज करने हैं। और दूसरा उसका उनका एरे का साइज भी फिक्स्ड होता है, मतलब एक बार जो बना दिया हमने फिर वही रहता है साइज। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं लीड कोड में के क्वेश्चन में भी यूज कर रहे हैं, वो लिस्ट कर रहे होते हैं। ये लिस्ट यूज हो रही होती है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं डायनामिक टाइप्ड। डायनामिक टाइप्ड वो होती है जिसमें टाइप की रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है। अभी हम VS कोड में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन की गई हैं, एज अ नोट्स मैंने बनाया था, तो आप इनको देख सकते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मेथड, लिस्ट के मेथड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन मेथड हमें मिलते हैं लिस्ट के अंदर, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, तो किसकी, लिस्ट की, तो उस पे मेथड अप्लाई करने से पहले लिस्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन में इस तरह से आइडेंटिफायर लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। मैं इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूँ। और एक मेथड ये है, मैं एक और मेथड भी बताता हूँ और इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। एक मेथड ये होता है कि आप क्या करें, इसमें जैसे मैंने जीरो लिख दिया, आप कोई भी एलिमेंट इसमें लिख सकते हैं जीरो की जगह। फिर मल्टीप्लाई कर दें जितने आपको एलिमेंट चाहिए, मान लें आपको 6 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे एरे टू दे देता हूँ। ये दो लिस्ट बनी है। अगर मैं आपको ये प्रिंट करवा के दिखाऊं तो इससे, ये देखें, ये पहली एरे प्रिंट होगी। अब मैं दूसरी एरे प्रिंट करता हूँ, इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए, पहले तरीके
तरीके से ये हुआ हमारे पास पहले मेथड से कि हमने खुद से इनिशियलाइज किया, खुद से एलिमेंट दिए। और दूसरे मेथड से ये हुआ कि जो हम यहाँ पे एलिमेंट दे रहे हैं उतने वो एलिमेंट आगे जो हम अगले उसमें पैरेंथेसिस में जो पैरामीटर पास करवा रहे हैं उतने नंबर वो ऐड कर दिए, जीरो उतने दफा ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये तो था इनिशियलाइजेशन। अब एरे को हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, वो हम मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं आप वाइल का भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दो तरीके होते हैं, एक तो आप सीधा सा लिख सकते हैं कि ए आर आर, और आप हर एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3 4। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है इस मेथड में, वो ये है कि इसमें हमें इंडेक्स नहीं मिल रही, वैल्यू तो मिल रही है ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ लेकिन ਦੀ ਸਾਈਡ इसमें ਜਾਓ ਨਾ ਤੋਂ ये काइंडली माइक ऑफ कर दें जिनका माइक ऑन है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमें एलिमेंट की वैल्यू के साथ साथ हमें उसकी इंडेक्स भी रिसीव हो मिले, फिर हम एक और कीवर्ड यूज करते हैं रेंज का। और हम इसमें एक रेंज का लिखते हैं और एक लेंथ वाला मेथड यूज करते हैं जिससे एरे की लेंथ मिलती है। ये लेंथ वाला मेथड आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इसको जस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लें। ओके। अब क्या होगा, आई हमें एज अ इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स आई हमें एज अ इंडेक्स मिलेगा। और जो हम लिखेंगे वैल्यू, वो लिखेंगे ए आर आर और आई। इस तरह से इंडेक्स मेथड हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्ट्रिंग। इस तरह से अब अगर हम इसकी प्रिंटिंग करें तो देखें, इंडेक्स की भी एक्सेस होगी और वैल्यू की भी एक्सेस होगी हमारे पास, इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं रेंज वाले को। ठीक है। बहुत से ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने इंडेक्सिंग को भी हैंडल करना होगा और वैल्यूज को भी, तो यहाँ पे ये मेथड बेनिफिशियल। उसके बाद हम लिस्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड को देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक मेथड है अपेंड। मैंने पहले ही बताया है जो लिस्ट होती है उसका साइज फिक्स नहीं होता, हम जितने मर्जी चाहें एक दफा लिस्ट डिफाइन करके उसके आगे हम जितने मर्जी एलिमेंट चाहें अपेंड करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाली ऊपर वाली लिस्ट में कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एक दफा यहाँ पे, ये अब हमारे पास लिस्ट तो थी ये, और मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ इस तरह से, तो नीचे प्रिंट भी होगी। अब मैं क्या करूँगा, आपने ए आर आर लिखना है, डॉट मेथड यूज करना है, इसमें आप कोई और एलिमेंट अपेंड करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, मान लो मैं 5 अपेंड करवाना चाहता हूँ इसके अंदर, तो फिर उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ अब एरे क्या बनेगी। ये देखिए, पहले हमारे पास एरे ये थी और अपेंड करने के बाद एलिमेंट, और एरे हमारे पास ये बन गई है। और अपेंड क्या करता है, एलिमेंट को एंड पे ऐड करता है। इस तरह से अपेंड की तरह ही एक और मेथड है हमारे पास, वो उस मेथड का नाम है इंसर्ट। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, अपेंड में कह रहा हूँ लेकिन एलिमेंट ऐड तो हो रहा है, लेकिन वो एंड पे ऐड हो रहा है, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं मेंशन कि लाजमी इसी इंडेक्स पे ही ऐड करे। इसी तरह से अगर हम इंसर्ट को देखें, इंसर्ट मेथड को, तो वो क्या करता है, वो दो पैरामीटर लेता है। एक तो वो इंडेक्स लेगा, जैसे मान लें मुझे टू इंडेक्स में ऐड करना है, टू इंडेक्स पे 6 ऐड करना है, और उसके बाद ऐड करने के बाद इंसर्ट करने के बाद मैं एरे को प्रिंट करता हूँ एरे को। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड इंडेक्स पे, ये देखिए 6 यहाँ पे आपको नीचे 6 नजर आ रहा होगा। इंसर्ट क्या करता है, स्पेसिफिक इंडेक्स पे इंसर्ट करता है एलिमेंट को, अपेंड एंड से करेगा, और जो इंसर्ट है वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे करेगा।
उसके बाद है पॉप। पॉप क्या करता है? पॉप एलिमेंट को एरे से रिमूव करेगा। पहला काम, पॉप के दो काम होते हैं। एक तो एरे से एलिमेंट रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद वो एलिमेंट हमें वापस देगा, जो हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लें मैं जस्ट पॉप लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा? एंड से एक एलिमेंट रिमूव कर देगा। और मैं अगर प्रिंट करूं एरे को, तो आपको एक एंड वाला एलिमेंट जो था, जो कि 5 है यहाँ पे, वो क्या होगा? वो यहाँ से पॉप हो जाएगा, चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी जो हमने देखी कि उसने एंड वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया। अब क्या होता है, मैं ये इस एलिमेंट को सेव भी करवा सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाया और लिखा पॉप, पॉप एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल करा देता हूँ ARR डॉट पॉप। अब ये क्या करेगा? अब इसमें दो फंक्शनैलिटी हो गई। सबसे पहले तो ये एंड वाला एलिमेंट रिमूव करेगा और वही एलिमेंट मुझे रिटर्न करेगा, वापस देगा, जो कि इस पॉप्ड एलिमेंट में आएगा। मैं अब क्या करता हूँ, एक तो एरे को प्रिंट करवा देता हूँ, और उसके बाद इसी पॉप्ड एलिमेंट को प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि आपको शो हो ये एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। तो ये पहले एलिमेंट एरे आई है हमारे पास, जो बाकी बची थी, और उसके बाद आपने देखा ये जो एलिमेंट एंड से 4 पॉप हुआ था, वो भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, एक और चीज भी है, पॉप को लिखने का एक और तरीका भी है। वो ये है कि हम इसमें कोई इंडेक्स भी दे सकते हैं। मान लें मैं क्या करना चाहता हूँ, पॉप करना चाहता हूँ 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो इसमें क्या दे दूंगा? 0 इंडेक्स दे दूंगा। फिर अब एरे को अगर प्रिंट करवाऊं, तो क्या होगा? अब 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा। ये देखिए, 0 इंडेक्स पे क्या था? 1 था। 1 वाला एलिमेंट यहाँ से पॉप हो गया। मतलब हम पॉप एक तो एंड से रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि कोई इंडेक्स दे दें पैरेंथेसिस के अंदर, वो एलिमेंट वहां से एरे से रिमूव हो जाएगा। अब इससे आगे वाला फंक्शन इसी तरह का है, रिमूव। रिमूव मेथड है हमारे पास। रिमूव, रिमूव क्या कहता है? रिमूव जो है हमारे पास, ये क्या करेगा? इसमें हम इंडेक्स के बजाय हम वैल्यू पास करवाते हैं एलिमेंट की। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पॉप के अंदर तो हम इंडेक्स दे रहे थे कि इस इंडेक्स पे जाओ, उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। लेकिन इसमें क्या करते हैं, रिमूव के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू को लिख रहे थे। जैसे मुझे एरे में से 6 को रिमूव करना है, और मैं इसको रन करता हूँ, और मैं इसको प्रिंट भी करवा देते हैं एरे के। अच्छा, मैं एक दफा इसको रिमूव कर चुका हूँ 6 को, इसलिए ये कह रहा है कि 6 नहीं है। मैं अगर आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, ये 2 3 है। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं इसमें से रिमूव करूँ 2 को, डॉट रिमूव, और इसमें वैल्यू इक्वल टू, और प्रिंट करता हूँ अब एरे को, तो आप देखें जस्ट 3 रह गया हमारे पास। रिमूव में हम वैल्यू पास कराते हैं, और पॉप के अंदर हम इंडेक्स पास कराते हैं। अगर इंडेक्स पास ना करवाएं, तो क्या करेगा? वो एंड वाला एलिमेंट पॉप कर देगा, रिमूव कर देगा। उस तरह इसी तरह से हमारे पास आगे है क्लियर। क्लियर क्या करेगा? क्लियर सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है, मतलब सारी एरे को एम्प्टी कर देगा। क्लियर मेथड जो है वो सारी एरे को क्या कर देगा? एम्प्टी कर देगा। अभी एक ही एलिमेंट रह गया है, अगर हम इस पे भी क्लियर मेथड लगाएंगे, तो ये क्या करेगा? सारी एरे को एम्प्टी कर देगा। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी एरे रिसीव हुई है हमें। अच्छा, उसके बाद जो अगला है वो इंडेक्स है। अच्छा, अभी हमारे पास एरे तो नहीं बची, मैं ऊपर से ही एरे को कॉपी करके फिर से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अच्छा, मान लें कि ये एरे है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर
थ्री की इंडेक्स क्या है। ठीक है, और ये भी हमें क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको सेव करा लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं ARR इंडेक्स, और मुझे जानना है थ्री की इंडेक्स क्या है। और इस इंडेक्स को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इंडेक्स। तो हमारे पास थ्री कौन से इंडेक्स पे है, टू इंडेक्स पे। जीरो पे वन है, वन पे टू है, और टू इंडेक्स पे थ्री है। अच्छा, अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो इसमें ना हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ कि सिक्स की सिक्स वैल्यू, इसकी इंडेक्स मुझे बताओ। फिर देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा मेथड है। एरर कौन सा आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिक्स इज नॉट इन लिस्ट, सिक्स लिस्ट में है ही नहीं। अच्छा, अगला इसका मेथड ये है, काउंट करना। मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज को रिपीट करूंगा। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि फोर की कितनी दफा आया है, इसमें फोर कितनी दफा रिपीट हुआ है, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग करूँ फोर की, ARR काउंट मेथड लगाएंगे इसके साथ, और इसमें मैं क्या लिखूं, फोर लिखूं, और मैं प्रिंट करूं काउंट को। तो ये मुझे ये वैल्यूज देगा कि इसके अंदर फोर कितनी दफा आया है। एक मिनट। यहाँ दो दफा आया है। एक मिनट, टाइम अपेयर, इतनी ये वन क्यों दे रहा है, आई डोंट नो। हाँ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पे ARR लगा दिया, मुझे लगाना था लिस्ट, ये ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैं इस लिस्ट की वेरिएबल, इस आइडेंटिफायर, इस लिस्ट के अंदर देख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नाम गलत लिख दिया था। इस अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है। यहाँ पे टू टाइम फोर आया है, और ये टू टाइम हमें वो बता रहा है कि इतनी दफा आया है। अगर इसी तरह से हम और मेथड देखें तो सॉर्ट है। जैसे कि मैं एक ये इसी एरे को, लिस्ट को देख लेते हैं, तो ये इसमें सॉर्ट नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉर्ट मेथड से सॉर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, तो ये मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसके एलिमेंट मुझे मिलेंगे। हम्म, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट है सॉर्ट। सॉर्ट सॉर्ट सॉर्ट, एरर आ रहा है तो यहाँ पे। नॉन टाइप ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्यों आ रहा है, अगर किसी को आइडिया है तो बता दें। अरे ये माइक म्यूट कर देना, इला सादिया का।
अगर आप में से किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं चल रहा यार, कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है वैसे। अच्छा, वैसे ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है, ये सेम ऐसे ही होता है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं और डॉट सॉर्ट लगाकर ये सॉर्ट हो जाता है। और ये उसी लिस्ट में ही सॉर्ट होता है इन प्लेस, जिस लिस्ट को हम सॉर्ट कर रहे होते हैं। और एक और मेथड होता है सॉर्टेड। सॉर्टेड से ये होता है कि एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है, जिसमें एक न्यू लिस्ट के अंदर वही ओरिजिनल लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। तो ये आपने सही लिखा हुआ है, पता नहीं ये आपके टर्मिनल में ही इशू होगा कोई कि ये क्यों नहीं हो रहा सॉर्ट। अच्छा, अगर हम इसकी पाइथन की फाइल्स बना के देखें तो उसमें क्या हो जाएगा? हाँ जी, उसमें बिल्कुल हो जाएगा। ट्राई कर लेते हैं वरना हम, ये कैसे फंक्शन होता बिल्कुल है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। अब इसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट करते हैं। नहीं, यहाँ पर भी वही एरर आ रहा है। चलिए फरूक भी इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसको एंड पे देख लेते हैं। चलिए ठीक है। हाँ। ये अच्छा, नन क्यों दे रहा है? वही तो मुझे नहीं पता चल रहा ना, आईडी नहीं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको फिलहाल बाद में रख लेते हैं, खैर है इसकी। चलें बाद में। अच्छा, आगे जो हमारे पास है एलि मेथड है, वो है रिवर्स। ये क्या करता है, ये एरे को रिवर्स कर देगा। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, लिस्ट है, सॉरी, ये वाली लिस्ट है। यहाँ पे लगा के देखते हैं हम क्या करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिवर्स करेगा। मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ। मुझे सारे मेथड ही नहीं हो रहे। तो फरूक भाई जितने मेथड्स हमने कर लिए हुए हैं इतने मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि फिलहाल हम इन्हीं को यूज़ कर रहे होंगे, तो एंड के ऊपर हमको देखते हैं बाकी जो मेथड्स रह गए हैं। मैसेज भी ये काफ़ी एंड पे ज़्यादा। तीन जो मेथड है ना, इनमें इशू आ रहा है। जी हम इनको बाद में कर लेते हैं, कोई अच्छा, इशू ये नहीं है वैसे तो। मेरे पास ये बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं ये तीनों ही फंक्शन। चले इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक तो मीटिंग भी एंड होने वाली है, फरूक भाई आप ना एक और मीटिंग क्रिएट करके लिंक भेज दें। जी, ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है। अहमद रजा ने एक मेथड शेयर किया है। इससे ये होता है कि एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है और उसके अंदर ओरिजिनल लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। तो ये भी परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन ये जो मेथड बताया इन्होंने इन्होंने पहले सॉर्टेड लिखा हुआ है, फिर डॉट लिस्ट वन लिखा हुआ है। सर ऐसे आई तो नहीं थिंक होता ये है। जो हमारे फंक्शंस हैं ये खुद ही इन प्लेस वाला कर रहे हैं, तो हम अलग से वो उनको वेरिएबल में दोबारा स्टोर करवा रहे हैं, उसके लिए जी जी। नन आ रहा है। जो उसको हटाएं, आप जो अब कह काम रहे हैं ना, करेगा। वो जो आप अभी भी नहीं हो रहा। ये देखें, error आ रहा है। मैंने ट्राई किया है, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, जो मीटिंग एंड होने वाली है, फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं न्यू मीटिंग फॉरन से वो कर लेता हूँ बना के।
आपको लिंक शेयर कर देते हैं, क्योंकि 40 मिनट तक होता है ये हमारे पास जूम में, आई सर थिंक। ये अगर दूसरा गूगल मीट पर करके और ओबीएस पर आप रिकॉर्डिंग कर लें तो बेटर नहीं होगा? वो आपकी बात ठीक है, वो हमने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन आप देखें अगर थोड़ा सा नेटवर्क वीक होता है ना। ऑफ कर। अच्छा, ये थे फारूक भाई, इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया एरे को, काफ़ी अच्छे मेथड्स डिस्कस किए और ऑपरेशंस भी काफ़ी डिस्कस किए। अच्छा, अब मैं आपके साथ दो टेक्निक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है हमारे पास लीनियर सर्च और एक हमारे पास है बाइनरी सर्च। अच्छा, पहले आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दिए देता हूँ। वो जो सॉर्टिंग वाला मेथड था, तो सॉर्टिंग वाला मेथड मेरे पास बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि किसी को कन्फ्यूजन होगी कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो वो हो सकता है फाइल्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे हुए थे फारूक भाई ने, तो इस वजह से भी हो सकता है सॉर्टिंग वाला फंक्शन वर्क ना कर रहा हो। बाकी मेरे पास कर रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, अच्छा, मुझे पहले बताइए कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको, यस सर। और मेरी आवाज़ भी क्लियर है? ये आवाज भी। अच्छा, फारूक भाई ने ये वाला मेथड लिखा हुआ था सॉर्टिंग वाला, तो ये मेरे पास वर्क कर रहा था। तो इसको पहले देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, ये देखें। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट सॉर्ट और आगे हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। एक तो ये तरीका होता है और दूसरा ये तरीका होता है कि हम सॉर्टेड यूज करें। सॉर्टेड में ये होता है कि जो सॉर्टेड वाला फंक्शन होता है वो इस तरह से करके होता है थोड़ा सा, एरे डॉट, वो वहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं हम। लिस्ट टू इज इक्वल टू एरे, सॉर्टेड पहले आता है और एरे आता है। वो कुछ इस तरह से होता है, ये जो सॉर्टेड हम यूज करते हैं सॉर्शन के लिए। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट होती है और न्यू एरे के अंदर वही जो ओरिजिनल प्रीवियस एरे होती है वो सॉर्ट होके आ जाती है। अच्छा, जो प्रीवियस होता है ये वाला जो मेथड है, इसमें ये होता है कि एट द प्लेस जो हमने एरे को सॉर्ट करना होता है उसी एरे में ही हमारे पास सॉर्शन हो जाती है, सॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि ये वाला मेथड यूज़ करें, सॉर्ट वाला। इन दोनों में टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम होती है, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस होता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का ये डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे न्यू एरे क्रिएट होती है, तो यहाँ पे एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी एन होती है। यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि हमें कोई न्यू एरे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, एट द प्लेस ही हम इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग थी, और बाकी जो मेथड डिस्कस किए थे फारूक भाई ने वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। थैंक यू सो मच टू सर फारूक। और बाकी जो दो फंक्शन और भी वर्क नहीं कर रहे थे, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट थे। हम आपको सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे ग्रुप में भी, और हम आपको रेपोजिटरी भी उसकी शेयर कर देंगे। और बाकी मेरे पास दो टेक्निक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है हमारे पास लीनियर सर्च और एक होती है हमारे पास बाइनरी सर्च। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हम यूज़ किस लिए करते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया कि हमने एरे को कैसे बनाया, किस तरह हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, कैसे हमने कोई मेथड यूज़ किए, कैसे हमने रिवर्स किया, कैसे हमने सॉर्टिंग की, कैसे हमने इंसर्शन की, कैसे हमने डिलीशन की। हमने काफ़ी सारे मेथड्स देखे। लेकिन अब हमारे पास है कि हमने एक एरे में से सर्च लगानी है। सर्च ऐसे लगानी है कि हमारे पास कोई एरे गिवन है, कोई लिस्ट गिवन है, उसमें से हमें कोई एलिमेंट चाहिए। अब हमें कोई एलिमेंट अगर चाहिए तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे? इसके लिए दो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, एक होती है हमारे पास लीनियर सर्च और एक होती है हमारे पास बाइनरी सर्च। लीनियर जैसे नाम से ही जाहिर है, लीनियर का मतलब ये होता है कि हम सीक्वेंस में ही हम सर्च कर रहे होते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट पर जाते हैं, वहां पर चेक करते हैं कि जौन सा हमें एलिमेंट चाहिए वो क्या हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है उसमें हमारे पास डिफरेंस ये होता है कि हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट को ही हम चेक करने से हम डिसीजन लेते हैं कि क्या हमने
फर्स्ट पर सर्च लगानी है या फिर सेकंड जो हाफ हमारे पास है वहां पे सर्च लगानी है। और इनमें एक और भी डिफरेंस होता है, वो होता है सॉर्टिंग का। जो लीनियर सर्च होती है हम कोई भी एरे उसमें यूज कर सकते हैं, किसी भी एरे पर हम लीनियर सर्च लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है वहां पे हमारे पास एक केस होता है कि हमारे पास लिस्ट का सॉर्टिंग में होना जरूरी होता है, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के अंदर वो सब के सब सॉर्टिंग में होना जरूरी होता है बाइनरी सर्च के लिए। अच्छा, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन सा कैसे वर्क कर रहा होता है, तो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास लीनियर सर्च। तो हमारे पास लीनियर सर्च ये होता है कि हम एक सीक्वेंस में चेक कर रहे होते हैं लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट्स को, कि क्या हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है क्या वो हमारे पास लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हमने सर्च करना है। एक है हमारे पास एलिमेंट 9। 9 को हमने इस एरे में इस लिस्ट के अंदर हमने सर्च लगाना है कि क्या हमारे पास ये 9 इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 9, 10 या फिर 5 बॉक्स है। हमारे पास 5 बॉक्स रखे हुए हैं, हर एक बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है। हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट कौन सा है, वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स क्लोज है। हमें उस एलिमेंट का नहीं पता कि वो कौन से बॉक्स के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमने वन बाय वन बॉक्स के अंदर चेक करना है कि क्या हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, रिक्वायर्ड जो नंबर है 9, क्या वो हमारे पास उन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर हम जाएंगे, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर देखेंगे कि क्या उस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो 9 है या नहीं है। अगर तो हमारे पास 9 होगा एलिमेंट, तो वेल एंड गुड, हम उसको रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया है। ठीक है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास एलिमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 4 है, 4 9 नहीं होता, 4 9 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में चेक करेंगे कि क्या हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 9 है या नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास 9 है तो ठीक है, अगर 9 नहीं है तो हम नेक्स्ट सर्च करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे तो नहीं मिला, हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 है। तो अगर हम 1 को कंपेयर करें 9 के साथ तो हमारे पास ये 9 नहीं है, हमारे पास 1 एक और एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो नहीं मिला। तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट जब हम चेक करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हम देखेंगे वैल्यू क्या है, नंबर कौन सा रखा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 9 है। तो इसका मतलब हमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था, जो हमें टारगेट चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर हमें टारगेट टारगेट मिल गया तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, इससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो हमें मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो हमें मिल गया क्योंकि हमें 9 चाहिए था और 9 हमारे पास एक बॉक्स में प्रेजेंट है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8। अगर हमें ये एलिमेंट चाहिए तो जब हम इसके लिए सर्च लगाते हैं, वन बाय वन बॉक्स को चेक करते हैं, तो हमें ये एलिमेंट नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि हमारे पास 8 एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है किसी बॉक्स के अंदर। तो ये 8 एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो 8 एलिमेंट है वो हमें नहीं मिला। तो हमारे पास जो आउटपुट होगी या जो चीज़ हम रिटर्न करेंगे वो फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट रिक्वायर्ड था वो हमें नहीं मिला था। ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास एक अप्रोच है कि हम किस तरह से हम इस सर्चिंग को लगाते हैं, किस तरह से हम एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, कि हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, एक एक एलिमेंट पर गए थे, एक एक एलिमेंट को चेक किया था क्या वो हमारे पास टारगेट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास जितनी भी लेंथ की लिस्ट होगी, लेंथ हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं एक लिस्ट के अंदर वो हमारे पास लिस्ट होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लिस्ट। तो हमारे पास जितने लेंथ की लिस्ट होगी उतनी ही हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी, उतने ही हमारे पास ऑपरेशंस लगेंगे। अच्छा, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डीपली हम डिस्कस करेंगे एक सेशन में ही, क्योंकि ये काफी डीप कंसेप्ट है। और हमने जितने भी डीएसए के क्वेश्चन करने होते हैं या फिर लीड कोड के क्वेश्चन करने होते हैं, हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को माइंड में रखना होता है। हमें एक रिक्वायर्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारे पास क्या होता है।
बस आप इतना समझ लें, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे उतनी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है हम उसको डिनोट करते हैं ओमेगा ऑफ ओमेगा से, मीन ओमेगा नहीं बल्कि ओ से। ओ ऑफ वन यूज करते हैं, ओ ऑफ एन यूज करते हैं, ओ ऑफ एन स्केयर यूज करते हैं। तो ओ ऑफ जो होता है हमारे पास इस तरह से हम लिखते हैं इसको ओ, और इसके अंदर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेंशन करते हैं या फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मेंशन करते हैं। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने कितने लगाए, जितने हमारे पास एलिमेंट्स है उतने ही हमने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाए। अब यहाँ पे दो तीन केस आ जाते हैं, एक होता है हमारे पास बेस्ट केस, एक होता है हमारे पास एवरेज केस, और एक होता है हमारे पास वर्स्ट केस। इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। अगर हमें एक एलिमेंट चाहिए फोर, फॉर एग्जाम्पल हमें फोर एलिमेंट चाहिए, जब हम सर्च करते हैं इन बॉक्सेस के अंदर हमें फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास फोर मिल जाता है। तो हमारे पास जितने भी बाकी एलिमेंट है हम उनको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, और हमें उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था वो हमें मिल चुका है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पर जो हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास बेस्ट केस है। इसमें हमें सिर्फ जो ऑपरेशन लगाना पड़ा है वो सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना पड़ा है। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक बेस्ट केस। बेस्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ऑफ वन। ओ ऑफ वन का मतलब ये है कि हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, ओ ऑफ वन को हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है वो कांस्टेंट लग रही है, मीन वन ऑपरेशन लग रहा है। या फिर जो हमारे पास अंडरस्टूड ऑपरेशंस होते हैं, मीन एक हो गया, पांच हो गया या सात हो गया, इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन जब हमारे पास लिमिट ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएशन हो कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितनी भी हमारे पास लेंथ होगी उतने ऑपरेशन हो सकते हैं, तो वहां पे जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम ओ ऑफ एन लिखते हैं। तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये हमारे पास बेस्ट केस था। अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमें लिस्ट के दरमियान में मिलता है, सेंटर में मिलता है, तो वहां पर जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है या फिर जो वो केस होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज केस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई वन सर्च कर रहे हैं या फिर सेवन को या नाइन को सर्च कर रहे हैं, किसी दरमियान के अंदर किसी सेंटर में हमें कोई एलिमेंट मिलता है जो हमारा टारगेट होता है, तो उसको हम कहते हैं एवरेज केस है हमारे पास। जो एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n/2, क्योंकि हमें एन ऑपरेशन नहीं लगाने पड़े, हमें पूरी पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा। जितनी हमारे पास एन नंबर ऑफ लेंथ की जो लिस्ट थी सबको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा, हमें सेंटर में हमारे पास एलिमेंट मिल गया। तो ये हमारे पास एवरेज केस होता है। और एक होता है हमारे पास वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि हमें लास्ट पर मिल रहा है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम टू सर्च कर रहे हैं और टू हमें लास्ट में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये वर्स्ट केस है। ठीक है, ये हमारे पास दो तीन केस थे जो मैंने अभी डिस्कस किए। तो ये हमारे पास लीनियर सर्च की ऑल एक्सप्लेनेशन थी जो हमने डिस्कस की। और लीनियर सर्च की एक और बात, लीनियर सर्च हम किसी भी लिस्ट पर लगा सकते हैं चाहे वो सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा इस सारी डिस्कशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कोड की तरफ मूव करता हूँ। थोड़ा सा हम कोड को देख लेते हैं कि हमारे पास कोड कैसा होता है। ओके, तो मैं कोड की तरफ मूव करता हूँ। हमारे पास जो लीनियर सर्च का कोड होता है वो कैसा होता है। अच्छा सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया है, और मैंने क्या किया है इस फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर मैंने दो चीजें पास की हैं। एक हमने एरे पास की हुई है मैंने, और एक मैंने एक टारगेट को पास किया हुआ है। हमारे पास जो टारगेट है वो है हमारे पास 9, और ये हमारे पास एक लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट के अंदर हमने 9 को सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आप में से किसी को आइडिया है कि हम यहाँ पर कैसे सर्च करेंगे, कैसी ऐसी चीज है जो हम यूज करेंगे इसके लिए। क्योंकि हमने वन बाय वन सब एलिमेंट को चेक करना है, तो जब हमने लिस्ट के अंदर सब एलिमेंट को चेक करना होता है या ट्रेवर्स करना होता है, तो हम यहाँ पर कौन सी चीज यूज कर रहे होते हैं। किसी को आइडिया है इस बात का। हम फॉर लूप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज। हमारे पास जितनी भी लेंथ होती है हम उस लेंथ को अ, हम लिखते हैं। हमारे पास जितनी भी लेंथ की लिस्ट होगी हम उस पूरी लिस्ट पर ट्रेवर्स कर रहे होंगे। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी हम इंडेंटेशन की मिस्टेक हो रही। अच्छा आप ठीक है। अच्छा अब हम एक एक एलिमेंट पर जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हर एलिमेंट को चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो हमारा एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारे पास टारगेट के इक्वल होता है तो वेल एंड गुड, हमने क्या करना है, हमने वो एलिमेंट को रिटर्न कर देना है और हमने लास्ट में प्रिंट करवाना है
कि जी ठीक है, हमें एक एलिमेंट मिल गया है जो हमें रिक्वायर्ड था, तो हम रिटर्न करते हैं आई। और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, रिटर्न -1 को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हमारे पास उसी जो हम एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, अगर वही एलिमेंट हमारे पास रिटर्न में आ जाता है, तो इसका मतलब हमें हमें एलिमेंट मिल चुका है। अगर हमें रिटर्न के अंदर जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसमें अगर हमारे पास -1 प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास सी डी पाइथन लीनियर सर्च डॉट, इसमें क्या है? अच्छा, हमने प्रिंट ही नहीं किया। ये हमारे पास हो गया रिजल्ट। अच्छा देखिए, हमने 6 को अगर हमने चेक करना था, तो ये हमें 6 मिल गया। 6, 6 तो मैंने चाहिए था, ये तो 9 चाहिए था। हम इंडेक्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मेरे ख्याल से शायद। हाँ जी, हम इंडेक्स को रिटर्न कर रहे हैं जी। हमारे पास इंडेक्स प्रिंट हो गया है कि हमारे पास 6 इंडेक्स पर हमें वो एलिमेंट मिल गया है। 6 इंडेक्स पर हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 एलिमेंट पे हमारे पास 9 पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, हमारे पास इस इंडेक्स पर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ पे पास, हम ए जी जी ए आर आर को मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे वो रिटर्न में ए आर आर और इनटू में आई लिखेंगे तो हमें वो एलिमेंट जी रिटर्न होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा वहां पे भूल गया था। तो अगर हम ARR आई लिखेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर हम सिर्फ आई लिखेंगे तो ये ये हमारे पास, ये ना ये ना ये ना ये ना भूलने वाली बात नहीं थी ये क्वेश्चन की। मतलब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक करना होता है ये। कभी ये होता है कि पूछना होता है जस्ट कि एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न करना होता है कि एलिमेंट का इंडेक्स किस किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक हमने करना जी होता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि मीन हमें वही एलिमेंट रिटर्न करना है, अगर हमें मिल गया है, तो हम इस तरह से हम करते हैं। अगर हमें वही इंडेक्स रिटर्न करना होता है, अगर हमें इंडेक्स रिटर्न करना होता है जिस इंडेक्स पर वो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम जस्ट आई रिटर्न करते हैं। जस्ट हम आई रिटर्न करते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को देखते हुए अगर हमें स्टेटमेंट को चेंज करनी पड़ती है या फिर कोड को चेंज करना पड़ता है, तो वो भी हम खुद से कर सकते हैं। लाइक हमें कोई चीज प्रिंट करनी हो कि मीन इस इंडेक्स पर हमें एलिमेंट मिल गया है, तो हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं कि इस इंडेक्स पर हमें ये रिजल्ट मिल गया है, ये टारगेट मिल गया है। अच्छा, तो ये हमारे पास लीनियर सर्च था। अब हम मूव करते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। तो ये हमारे पास है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की एक खास बात यह है कि ये हमारे पास, जब हमारे पास लीनियर कोई भी लिस्ट सॉर्टिंग फॉर्म में होती है, तो तभी हम बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। वरना अगर हमारे पास ऐसी लिस्ट है जो हमारे पास सॉर्टिंग में नहीं है, तो हमें सबसे पहले लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ता है, फिर ही हम बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है जो हमने याद रखना है कि हम बाइनरी सर्च कैन ओनली अप्लाई ऑन सॉर्टिंग लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट। अच्छा, इस पॉइंट को हमने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड में नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले हमने सॉर्ट करनी है लिस्ट को। अगर हमारे पास सॉर्टिंग फॉर्म में मौजूद है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है सॉर्टिंग करने की, हम डायरेक्ट बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बाइनरी सर्च में अगर हम देखें, तो हम बाइनरी सर्च के अंदर मिड पॉइंट को देख रहे होते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक हमारे पास लिस्ट लिस्ट की लेंथ होती है। लिस्ट की लेंथ को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो लिस्ट का मिड पॉइंट होता है, तो हम उस मिड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ लिस्ट को 2 पर डिवाइड कर दें, तो हम लिस्ट के मिड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी लेंथ है 5, अगर हम फाइव फाइव को 2 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास 2 आंसर आता है।
अगर हम डेसिमल को हटा दें, तो ये एक मेथड होता है पाइथन के अंदर, अगर हम डबल स्लैश यूज कर ले तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है वो डेसिमल से बाहर आता है, मीन डेसिमल पॉइंट नहीं आता। हमारे पास जो एक इंटीजर होता है वो हमें रिटर्न करता है डबल स्लैश, अगर हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें 2 पर, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो 4 आएगा। अच्छा, 4 आएगा। अब हमारे पास ये भी पता है कि लिस्ट हमारे पास सॉर्टिंग है। 4 के आगे हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 4 से बड़े एलिमेंट हैं, और 4 के पहले जो जितने भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है वो सारे 4 से छोटे एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमारे पास इजी हो जाता है कि जब हम मिड पॉइंट से किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा टारगेट है या जो हमने जिस एलिमेंट से हमने कंपेयर किया वो मिड से छोटा है या बड़ा है। जब हमारे पास वो टारगेट एलिमेंट या फिर दूसरा एलिमेंट जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं मिड से, अगर हमारे पास उस मिड पॉइंट से छोटा आ जाता है, मिड पॉइंट पर जो एलिमेंट पड़ा होता है उससे छोटा आ जाता है, तो इसका मतलब मिड से पहले वाले एलिमेंट में कहीं ना कहीं पे वो एलिमेंट पड़ा होगा। अगर हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट है वो मिड पॉइंट के एलिमेंट से बड़ा हो जाता है, तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मिड पॉइंट के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के अंदर मेरा जो टारगेट है वो पड़ा होना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 9 को सर्च करना है। अगर हमने 9 को सर्च करना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट है 9, तो हमने 9 को सर्च करना है इस लिस्ट में से, और हमने जो अप्रोच लगानी है, जो हमने टेक्निक लगानी है, वो हमने लगानी है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे मिड पॉइंट से। जब हम मिड पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 9 4 से बड़ा है। तो जब हमारे पास 9 4 से बड़ा है तो हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इस मिड पॉइंट से बाद वाले जितने एलिमेंट हैं इन एलिमेंट में या तो ये प्रेजेंट होगा, ये वाला टारगेट मिड पॉइंट के बाद वाले एलिमेंट में प्रेजेंट होगा, या फिर प्रेजेंट ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम 9 को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जब हम ये जो सेकंड हाफ हमारे पास लिस्ट है इसमें जब हम चेक करेंगे, अगर हमें 9 मिल जाता है तो ठीक है, अगर हमें 9 नहीं मिलता तो इसका मतलब हमारे पास पूरी लिस्ट के अंदर हमारे पास जो 9 एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपके? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास छोटा होता है मिड पॉइंट के एलिमेंट से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टारगेट है 2, जब हम टारगेट 2 को कंपेयर करते हैं मिड पॉइंट वाले एलिमेंट से, अगर हमारे पास छोटा आता है तो इसका मतलब ये है कि मिड से पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनमें ही हमारे पास ये जो टारगेट है प्रेजेंट होगा, या फिर कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। हम एक हाफ को स्किप कर देते हैं। अच्छा, जब हम एक हाफ को स्किप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 चाहिए, तो 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 4 से छोटा है 2, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को स्किप कर देंगे। ये जितने भी एलिमेंट है हम इनको स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 है ये इससे भी छोटा है और इससे बाद वाले जितने भी एलिमेंट है इन सबसे छोटा है। तो हम इस 2 को फिर यहाँ पे कंपेयर करना है इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में हम कैसे कंपेयर करेंगे, फिर हम जो फर्स्ट हाफ होगा उसका मिड निकालेंगे। जो भी हमारे पास मिड होगा मिड से कंपेयर करेंगे, अगर मिड से बड़ा होगा तो मिड से बाद वाले एलिमेंट में कंपेयर करेंगे, अगर हमारे पास छोटा होगा तो हम मिड से पहले वाले एलिमेंट में सर्च कर रहे होंगे। तो हम अप्रोच की बात करते हैं कि हम इस अप्रोच को हम यूज कैसे करते हैं कोड के अंदर, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे यूज करते हैं। तो आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं इसी के रिलेटेड, बाइनरी सर्च के रिलेटेड, वरना मैं अप्रोच को डिस्कस करता हूँ कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, हम यहाँ पे 3 वेरिएबल का यूज करते हैं। 3 वेरिएबल का इस तरह से यूज करते हैं, एक एक वेरिएबल को हम रखते हैं स्टार्टिंग पर, स्टार्ट वाला जो एलिमेंट होता है उस स्टार्टिंग एलिमेंट पर ही एक वेरिएबल को हम रख देते हैं। मीन जो हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम स्टार्ट वाले वेरिएबल में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दो वेरिएबल बनाए, एक को हमने नाम दिया स्टार्ट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, एक को मैंने नाम दिया स्टार्ट, और स्टार्ट में मैंने क्या रखा, ये जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है, फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है, मैंने इस फर्स्ट एलिमेंट वाला इंडेक्स मैंने इस स्टार्ट वाले वेरिएबल में रख दिया। तो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा,
आपके माइंड में इसका इंडेक्स क्या होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी इसकी? हमारे पास स्टार्टिंग पर फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। और हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लास्ट वाले एलिमेंट को रख रहे होंगे। लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? हमारे पास ये वाला एलिमेंट हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। तो हम एक एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंड का। और इंड में हम क्या रख रहे होंगे? इंड में हम ये जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है इसका हम इंडेक्स रख रहे होंगे। तो हमें इसका कैसे पता चलेगा इसका इंडेक्स कौन सा है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेंथ ऑफ लिस्ट होगी -1, अगर हम लेंथ ऑफ लिस्ट निकालें और उसको -1 करें तो हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स आ जाता है। तो हमने लेंथ ऑफ लिस्ट क्यों किया? क्योंकि जो हमारे पास लेंथ होती है लिस्ट की वो हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को डिनोट करती है। अगर हम -1 करते हैं, -1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 5 है, तो हमारे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे हमारे पास लास्ट एलिमेंट का 4 होगा। क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 0 इंडेक्स होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स है ये हमारे पास 4th इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लेंथ ऑफ लिस्ट -1 करते हैं ताकि हमें लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो हम दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, एक पॉइंटर को हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल को हम यहाँ पर रख रहे हैं और दूसरे वेरिएबल को हम लास्ट पर रख रहे हैं। और सबसे पहले हम मिड मिड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके इस वेरिएबल के और इस वेरिएबल के जो दरमियान वाला इंडेक्स होगा वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिड पॉइंट को हम मिड इज इक्वल टू, हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लेंथ ऑफ लिस्ट को 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें लेंथ ऑफ लिस्ट को तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। ये जो हम डबल डबल स्लैश हमने यूज की है इसका मतलब ये होता है ये डेसिमल पॉइंट को नहीं पिक करता, ये सिर्फ इंटीजर को पिक करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारे पास 5 है, 5 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आता है। इंटीजर जो हमारे पास होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स कौन सा है? सेकंड इंडेक्स हमारे पास है ये। तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड मिड वाला जो इंडेक्स है हमारे पास, इस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है इस एलिमेंट के साथ हमने टारगेट को कंपेयर करना है। जो भी हमारे पास टारगेट होगा, हमारे पास टारगेट 2 हो सकता है, हमारे पास टारगेट 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर सर एग्जाम्पल हमारे पास सर टारगेट है 9। जी 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 सर। सर वो मैं ये कह रहा था कि अगर हम स्टार्ट प्लस एंड करके डिवाइड बाई 2 करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? इस तरह से भी वही इंडेक्स देगा और वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से फेमस वे भी है, अप्रोच है वो, अगर हम उससे करते हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट वे है। स्टार्ट, हमारे पास होता है स्टार्ट प्लस इन, हमारे पास यहाँ पे होता है स्टार्ट, और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं इन दोनों को 2 के साथ। यार, ये अच्छा, हम स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स आएगा यहाँ पर भी हमारे पास मिड पॉइंट ही आएगा, यहाँ पर भी 2 ही आएगा। स्टार्ट को अगर हम 5 से ऐड करें तो हमारे पास, और जी जी। और मेरे ख्याल से ये होगा भी इसी तरीके से ही, मेरे ख्याल से वो लेंथ ऑफ लिस्ट डिवाइड बाई 2 से नहीं होगा। क्योंकि हम एंड को कभी अपडेट कर रहे होते हैं, स्टार्ट को अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन लिस्ट की लेंथ तो सेम ही रहती है और वो हर बार 2 ही इंडेक्स देगी, मिड तो हर बार 2 ही रहेगा। तो हम फक्त इसी वे से कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट से नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। हम स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाय हम 2 कर देते हैं। ये हमारे पास जो रिजल्ट लाएगा वो हमारे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, टारगेट वाले एलिमेंट को हमने मिड पॉइंट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो जब हमने कंपेयर किया इस 9 को
इस 9 को इस 4 के साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास टारगेट एलिमेंट 4 से बड़ा है या छोटा है? हमारे पास टारगेट एलिमेंट 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट जो है वो सॉर्टिंग फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये जो 9 है, ये जो टारगेट है, वो 4 से आगे जितने एलिमेंट है इन एलिमेंट में प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। इससे पहले प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सॉर्टिंग फॉर्म में लिस्ट है और हमारा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है। अगर बड़ा है तो मिड के बाद वाले एलिमेंट में ये प्रेजेंट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी भी लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर होगा तो 4 से बाद में ही होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाली जितनी भी हमारे पास लिस्ट है उसको हम स्किप कर देते हैं, उसको हम चेक ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमें टारगेट मिलना ही नहीं है। तो जब हम ये करते हैं तो उसके बाद यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास मिड पॉइंट था, ये हमारे पास वैसे का वैसे रह जाता है, और ये हमारे पास एंड पॉइंट भी वैसे का वैसे रह जाता है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को हम मिड से बाद स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो इन दो एलिमेंट में ही प्रेजेंट होगा, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल है उसको हम अपडेट कर लेंगे, स्टार्टिंग वाले वेरिएबल को हम मिड +1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रही है लिस्ट अब, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मिला ही नहीं था। तो अब हमने जो सर्च करना है वो यहाँ पर सर्च करना है, इन दो एलिमेंट में या फिर मिड के बाद वाले एलिमेंट में। आप ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास मिड वाले एलिमेंट से बड़ा होता है, तो मिड के बाद कहीं पे हमारे पास टारगेट प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फिर मिड के बाद भी ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पहले तो चाहिए ही नहीं, पहले तो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो अब हम फिर क्या करेंगे, फिर हम मिड निकालेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ऐड होगी एंड पॉइंट से, और हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा। जब हमारे पास मिड पॉइंट निकलेगा तो वहां पर हम फिर कंपेयर करेंगे मिड पॉइंट से। अगर मिड से हमारा टारगेट बड़ा होगा तो हम मिड के बाद चेक करेंगे, वरना हम पहले चेक कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है बाइनरी सर्च के अंदर, कि हम इस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, इस तरह से हम सर्चिंग भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पर तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे जी हमारे जी। पास टारगेट 9 था, जी जी। तो हम इतने ऑपरेशंस करने के बाद 9 क्यों फाइंड करेंगे? हम इसको पहले से नहीं देखेंगे कि क्या वो जो लास्ट पे जो एलिमेंट है एंड पे, वो हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं है? अच्छा जी, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन अगर देखें, हमारे पास ये तो हमें पता है ये 5 एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट में हमें ये भी पता है कि 9 हमारे पास लास्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारे पास बड़ी लेंथ की लिस्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 100 ऑफ एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हमने उन 100 एलिमेंट्स में से हमने किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, किसी एक टारगेट को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। वो हमारे पास 70 पोजीशन पर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 20 पर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास 60 पर पड़ा हुआ है, हमें कोई नहीं पता। तो इस तरह से हम एक अप्रोच यूज करते हैं जिसका नाम बाइनरी सर्च है, जिसमें हम पहले मिड मिड को फाइंड आउट करते हैं, और मिड मिड को फाइंड आउट करने के बाद हम कंपेयर करते हैं टारगेट को। अगर बड़ा होता है तो मिड के बाद में फाइंड आउट करते हैं, वरना हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ये एक टेक्निक है हमारे पास, जो हमारे पास हर कंडीशन पर इम्प्लीमेंट करती है। सर वो बात आपकी समझ आ गई कि यही जी सूरत में जी। होगा जब जब हमारा टारगेट लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। मैं पूछ जी रहा जी। हूँ कि अगर हमारे पास टारगेट होगा ही लास्ट एलिमेंट के इक्वल, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा? तो सर देखें, हम अब फर्स्ट पर चेक कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि लास्ट पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। ये तो किसी एक सीन में हो सकता है ना, किसी एक सिनेरियो में, कि हमारे पास जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो लास्ट पर ही पड़ा हुआ हो, हमें अंडरस्टूड बात हो, हमें पता हो कि लास्ट पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ठीक है, हम ये कंसीडर करके हम अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लास्ट पर चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर पहले वाले एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे? तो ये भी एक फंडा है ना। ठीक है, हमने कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट कर जाएगा, लेकिन जो बाकी सिनेरियो होंगे वो तो फुलफिल नहीं होंगे ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड अगर करना चाहूँ तो। जी जी। जी बिल्कुल। हाँ,
अच्छा देखिए जुनैद भाई, अगर यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास टारगेट 9 पे होता, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 8 होता, सेकंड 9 होता, फिर 4 की जगह 10 होता, आगे 11 12 होता, तो मैं कैसे पता चलता कि जो 9 है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर पड़ा है? तो उसके लिए हमें पहले कंपैरिजन करना पड़ता, हम क्योंकि हमारे पास एरे सॉर्टेड है तो हम पहले मिड को चेक करते, फिर हम चेक करते कि मिड के बाद और एलिमेंट टारगेट से बड़े हैं छोटे हैं, तो उस लिहाज से हम मूव कर रहे होते हैं मिड के बाद सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में। तो इस तरह होता है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि 9 है या नहीं है, तो एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, उसको मतलब कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे तो हम, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 को पहले कंपेयर करें, 9 को ऐसे लास्ट वाले एलिमेंट से डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें लास्ट वाले एलिमेंट के पता ही नहीं है, रेंज का पता ही नहीं है एरे के अंदर कौन कौन सी रेंज के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जैसे यही पता है कि सॉर्टेड एरे है। आई होप क्लियर हो गया होगा इस। यस सर, थैंक यू। अच्छा, हम अब कोड की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से हम इसका कोड राइट कर लेते हैं। हमारे पास टाइम भी काफ़ी हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम इसका कोड लिख लें। अगर कोड रह भी गया तो हम ऐसे शेयर भी कर देंगे। अच्छा, मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है बाइनरी सर्च। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। एक हमने आर्गुमेंट में हमने पैरामीटर में एरे ली हुई है और एक हमने टारगेट ली हुई है। और यहाँ पर हमने एक कॉल किया हुआ है फंक्शन को, उसी फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आर्गुमेंट में हमने एक एरे को पास किया हुआ है, जो एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और ये अगर देखें तो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में ही एरे है हमारे पास। और एक हमने टारगेट को पास किया हुआ है, जो टारगेट हमारे पास 9 है। अब हमने कोड लिखना है बाइनरी सर्च के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था, दो वेरिएबल बनाने थे। अगर आपको याद हो, एक हमने स्टार्ट का बनाया था और जिसको हमने रखा था 0 पर। और एक हमने एंड का रखा था, जिसको हमने रखा था लेंथ ऑफ एरे -1। और फिर हमने एक लूप लगानी है। जो हमारे पास लूप लूप ये चीज कंट्रोल करेगी कि अब हमने कौन सी चीज चेक करनी है, कौन सी कंडीशन चेक करनी है, कौन से पार्ट में हमने सर्च लगानी है, और कौन से वेरिएबल को हमने अपडेट करना है। इन सब चीजों को ये लूप कंट्रोल कर रही होगी। तो इसलिए हम इस लूप का यूज करते हैं। ये हम वाइल लूप लगा रहे हैं। और वाइल लूप लगाने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा काम है, वो हमने मिड को फाइंड आउट करना है। तो मिड को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है। वैसे ये सजेशन दे रहा है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो इस तरह से जल्दी हो जाएगा वैसे। तो ये हमारे पास पहले, सबसे पहले हमने मिड फाइंड आउट करना है। तो मिड फाइंड आउट करने के लिए हमने एक शहजाद भाई ने काफ़ी अच्छी अप्रोच बताई थी कि हम स्टार्ट प्लस एंड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये हमारे पास मिड फाइंड आउट हो जाएगा। और मिड फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया था, हमने टारगेट को कंपेयर किया था मिड वाले एलिमेंट के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें, इफ ए आर आर मिड इज इक्वल टू टारगेट, हमने कंपेयर किया हुआ है कि क्या हमारे पास जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारे पास टारगेट के इक्वल है तो हमने जस्ट रिटर्न कर देना है मिड को। अगर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो मिड वे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो टारगेट एलिमेंट से छोटा हो। अगर हमारे पास छोटा होगा तो हमने क्या करना है, मिड से पहले वाले जितने एलिमेंट है या जो मिड से पहले वाला पार्ट है, हमने उसमें सर्च लगानी है। तो उसमें हम सर्च कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले हमने जो इंडिंग पॉइंट था, वो इंडिंग पॉइंट हमने कहाँ रखा था, लास्ट पर रखा था, इंड में रखा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अब जो सर्च लगानी है, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास मिड से बड़ा है। ए आर आर मिड अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ए आर आर मिड लेस देन टारगेट। इसका मतलब ये है जो हमारा टारगेट है वो मिड से बड़ा है। अगर हमारे पास टारगेट मिड से बड़ा है तो हमने क्या सर्च लगानी है, मिड के बाद वाले